नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोग अलग-अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज़ के बारे पर। तो अभी इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सोर्सेज़ ऑफ लॉ के बारे पर। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है लीगल मेथड्स नाम से। आप जाकर के उस प्लेलिस्ट पर लीगल मेथड्स का पूरा जो आपका सब्जेक्ट है देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पर। तो लॉ के अब सोर्सेज क्या होते हैं हमें ये समझना है। जैसे मैं थोड़ा सा हर बार क्वेश्चन पूछता हूँ, तो एक क्वेश्चन और, हमारा सोर्स क्या है? व्हाट इज अवर सोर्स? हम कहाँ से निकल कर के आए हैं? बेसिक क्वेश्चन। इसका आंसर सबको पता है। हम अपनी मदर की वूम से निकल कर के आए हैं। वो लोग कहाँ से निकल कर के आए हैं? उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। हम लोग ऐसा कर कर करके बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, राइट? वेरी बेसिक। अगर मैं पूछूं, लेट अस से फॉर एग्जांपल, इस एप्पल का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एप्पल? तो आप बोल सकते हो कोई पेड़ होगा, कोई तोड़ कर लाया होगा, दुकान से आया, दुकान से पहले किसी फार्मर से आया, फार्मर ने किसी पेड़ से तोड़ा, उस पेड़ का कोई सीड था, वो किसी और एप्पल का सीड था, वहाँ से निकल करके आया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बेसिकली हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ से निकल करके आई। वेरी बेसिक, वेरी कॉमन। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर को, हम लोग ढूंढ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ का सोर्स क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से निकल करके आई है। दैट इज इट, दैट इज अवर सब्जेक्ट मैटर। तो आज की वीडियो पर हम क्या समझने वाले हैं कि लॉ कहाँ से निकल करके आया है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ? आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा, तो बेसिकली हर जितने भी ऑथर्स हैं वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ: कस्टम्स, प्रेसिडेंस एंड लेजिस्लेशंस। हम लोगों ने इन तीनों के बारे में सुना है, कस्टम्स, प्रेसिडेंस एंड लेजिस्लेशंस। बट क्या ये तीन ही द ओनली सोर्स ऑफ लॉ हैं? आर दीज 3 द ओनली सोर्स ऑफ लॉ? पॉज करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। ठीक है, द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि क्या सच में यही तीन, जो हम लोग जिन तीनों की बात कर रहे हैं, क्या यही सोर्स ऑफ लॉ है? इसके अलावा लॉ कुछ और नहीं था, या इसके अलावा लॉ कुछ और नहीं रहा है? बिकॉज द रीज़न बीइंग, अगर आज के टाइम पे बात करें तो हाँ, हम कह सकते हैं जो आपका लेजिस्लेशन है दैट इज लॉ, एंड प्रेसिडेंस दे आर लॉ। कस्टम्स भी बहुत हद तक अब लॉ नहीं रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ कस्टम्स अभी लॉ हैं, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दोज कस्टम्स भी जा चुके हैं। बिकॉज आर्टिकल 13 हमारे पास है जो बोलता है कि लॉ क्या है। वो बताता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो वो लॉ नहीं रहेगा। दैट इज इट। तो अब लॉ क्या है? आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेशंस एंड प्रेसिडेंट माइट बी लॉ, ठीक है, बट कस्टम्स, कुछ कुछ कस्टम्स लॉ हैं, कुछ कस्टम्स लॉ नहीं है। बट क्या यही 3 सोर्स ऑफ लॉ हैं, या इसके अलावा भी कोई सोर्स ऑफ लॉ कभी रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? सी, लॉ क्या है ना, डिस्कशन है। लीगल मेथड्स क्या है? हम लॉ को समझ रहे हैं, हम मेथड्स ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे उस पर्टिकुलर लॉ को समझेंगे। हम लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, लॉ आया कहाँ से, लॉ क्यों आया, हमको आगे को इन चीज़ों को समझना है। लीगल मेथड्स जो सब्जेक्ट है, अगर इसकी बात करो तो इसका यूज़ क्या है? क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप आगे चलकर जूरिस्प्रूडेंस में सब कुछ पढ़ोगे। बट वाई दिस सब्जेक्ट ऑन योर फर्स्ट सेमेस्टर? आप पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको सब्जेक्ट को? इसका जो कारण है ना, इसका कारण ये है कि आपको, हम लीगल मेथड्स पहले इसलिए पढ़ाए, हम लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है लीगल मेथड्स पहले, कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि लॉ क्या है, लॉ कहाँ से आया, लॉ होता क्या है, लॉ क्यों होता है, लॉ कितने टाइप का होता है, उन चीज़ों को हम समझ पाएँ। ये हमारा इसको पढ़ने का नीड है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि आगे लॉ के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमको भी इस बात को जाकर के समझना है। ठीक है, लॉ के बहुत सारे सोर्सेज निकल करके आ सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि लॉ कभी भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस पर भी बात करी है कि हम लॉ को कभी भी आइसोलेशन पर नहीं पढ़ते हैं। लॉ इज़ नेवर रेड इन आइसोलेशन। द रीज़न बीइंग कि अगर हम लॉ को आइसोलेशन में पढ़ना शुरू कर देंगे तो देन दोज विल नॉट बी लॉ। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की, तो
लॉ का सोर्स अब क्या हो सकता है, हमको ये समझना है। तो आपको क्या लगता है कि लॉ का सोर्स और क्या हो सकता है, कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन के अलावा? एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर आपने ये कमेंट भी कर दिया हो तो अब समझते हैं कि लॉ आया कहाँ से। देखो, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी एक नया कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट एन ओल्ड कंसेप्ट। रोम पर डेमोक्रेसी थी, दैट इज़ ट्रू, बट उसके अलावा बाकी जगह डेमोक्रेसी नहीं थी। और जो रोमन फिलोसोफर्स थे, आपके एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, दे वर ऑल अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नॉट अगेंस्ट भी नहीं कहते हो तो दे वर क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। दे सेड डेमोक्रेसी इज नॉट अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी गवर्नेंस का अच्छा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी बाद में निकल करके, लेजिस्लेशन बाद में निकल करके आए। अब आज से कुछ साल पहले आपने सुना होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे पर, क्रांति। उससे पहले चले जाओ तो आपने अलग अलग वॉर्स देखे होंगे, अलग बैटल्स देखे होंगे, इन्वेजन ऑफ मुगल्स इन इंडिया, ठीक ठीक है। वैसे ही लोधीज, अलग डायनेस्टीज निकल करके आई। तो जिस टाइम पर ये राजा रजवाड़े और ये मोनार्क्स हुआ करते थे, क्या उस टाइम पर लेजिस्लेशन होते थे? द आंसर इज नो। क्या उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे? मे बी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बिकॉज कुछ हेल्ड अपॉन हुआ है तो बेसिकली अगर कोई सिमिलर फैक्ट निकल करके आ रहा है तो दैट इज कॉमन सेंस। अगर सपोज आज दो लोग के ऊपर चोरी का एक इंसान, दो लोग हैं, ए और बी। ए ने बी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। और बी ने क्या करा, बी ने कहा कि मैंने चोरी नहीं करी है, बट एविडेंस वगैरह हुए और बी पकड़ा गया, बी ने चोरी करी हुई इस्टेब्लिश हो गया। तो जज ने बी को पनिशमेंट दे दी कि इसको 5 कोड़े मार दिए जाएं और जो प्रॉपर्टी चोरी करी है वापस कर दी जाए। अब वहीं पर वो कल दो लोग और निकल करके आ गए, सी और डी। सेम चीज़ चोरी हुई है, तो अब क्या करा जाएगा? क्या सी डी को फांसी में वो कर दिया जाए? नहीं ना, क्योंकि आपने एक जने को तो वो दिया और एक को आप मार दे रहे हो। हाउ हाउ आर यू गोना ड्रॉ दैट लाइन? तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मे बी प्रेसिडेंट्स वर देयर, बट लेजिस्लेशंस, बिकॉज लेजिस्लेशन क्या, अब अगर लेजिस्लेशन को आप बोलोगे कि हाँ कमांड ऑफ सोवरीन, देन यस देयर वर लेजिस्लेशंस। बट इफ यू डोंट बिलीव कि लेजिस्लेशन आर जस्ट द कमांड ऑफ सोवरीन बट अ लेजिस्लेटिव लॉ, देन मे बी नॉट। अब द क्वेश्चन इज कि कह सकते हो कि जो आपके लेजिस्लेशंस थे वो हमेशा हमेशा रहे हैं। क्योंकि मैं अगर राजा हूँ, मैंने कुछ कमांड दिया, वो फॉलो होता था, बिकॉज आई एम द मोनार्क, आई एम द किंग। मेरा जो कमांड थी वो लॉ था। माई कमांड इज अ सोर्स ऑफ लॉ। बट क्या मेरी हर कमांड इज अ सोर्स ऑफ लॉ? द आंसर वॉज नो। द रीजन बीइंग कि अगर मेरी हर कमांड सोर्स ऑफ लॉ बनना शुरू हो जाए, देन सिस्टम विल कोलैप्स, और हुआ है। इसीलिए राजा लोगों को बैलेंस करने के लिए भी इनके ऊपर कुछ पंडे, कुछ मौलवीज, कुछ अलग अलग लोग बैठा करते थे जो इनको गवर्न करते थे कि ये लोग, ये राजा लोग कभी भी जो भगवान की कमांड है, जो गॉड की कमांड है, जो फ्री विल है, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट है, उसके बाहर जाकर ये काम ना करें। तो इनके ऊपर भी अंकुश लगा करते थे। सेपरेशन ऑफ पावर जब हम आगे पढ़ेंगे, वो उस टाइम पे भी फॉलो हुआ करती थी, नॉट इन कंप्लीट एग्जैक्ट सेंस, बट हाँ सेपरेशन पावर वहाँ भी हुआ करती थी। तो हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पर। तो लॉ का सोर्स क्या हो सकता है? लॉ का पहला सोर्स क्या निकल करके आएगा? हम आपस में खुद लॉ, हमने क्या कहा था, लॉ क्या है? लॉ इज अ सिस्टम जहाँ से हम खुद एक दूसरे को गवर्न कर रहे हैं। मैंने पूरा एक जब पहली वीडियो में बताया है कि व्हाट इज लॉ में, जब मैंने डिस्कशन करा है, मैंने पूरी बात करी है कि हिस्ट्री पर क्या हुआ था, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अर्ली मैन कैसे आपस में डील करा करते थे। हमने उन चीज़ों के बारे पर बात करी है, राइट। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि वो जो उस टाइम के रेगुलेशंस थे, वर दे नॉट सोर्स ऑफ लॉ? क्योंकि हमने क्या बात करी, एक सेब किसी ने 100 साल पहले खाया, उसने उसका जो गुठली थी वो फेंक दी, वो ज़मीन पे चले गई, उसका नया पेड़ निकल करके आया, उससे नया पेड़ उगा, उसने पेड़ में नए फ्रूट निकल करके आए, फिर फार्मर ने जाकर के उस फ्रूट को तोड़ा, उसको दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने फ्रूट आपको दिया, आपने खाया। तो वो आप अब अगर उसका आप सोर्स ट्रेस बैक करोगे तो आप कहोगे कि आपने फार्मर से लिया, आपने दुकानदार से लिया, दुकानदार बोलेगा फार्मर से लिया, फार्मर बोलेगा मैंने उस पेड़ से तोड़ा, पेड़ बोलेगा कि जो गुठली निकल करके आई थी वो इस इंसान ने फेंकी थी, ये इंसान बोलेगा मैंने इस पेड़ से तो तोड़ा था। तो आप उसको ट्रेस बैक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेस बैक कर सकते हो। तो जो कैल्सन की थ्योरी थी ग्रैंड नॉर्म की, वो थ्योरी यही है कि हर चीज़ का ग्रैंड नॉर्म है, एक बेसिक नॉर्म है, वहाँ से सब चीज़ डिराइव निकल करके आई है। तो दैट ग्रैंड नॉर्म इज द बेसिक सोर्स ऑफ लॉ।
अगर मैं कैल्सन से एग्री होना शुरू करूँ, तो जो उनका एक ट्रायंगुलर फॉर्म में निकल कर के आता है सोर्सेज ऑफ लॉ का ट्रायंगल जो है, तो जो उसमें ग्रैंड नॉर्म है, वो ग्रैंड नॉर्म इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ द ट्रू सोर्स ऑफ लॉ। वहाँ से सब लॉ निकल कर के आए हैं। अब हम जब बात करते हैं दुनिया की ओरिजिन की, हम बोलते हैं कि भगवान ने दुनिया बना करके दी, राइट? तो वहाँ से निकल कर के आए रिलीजन, और निकल कर के आए रिलीजियस टेक्स्ट्स, गीता, कुरान और सारे टेक्स्ट निकल कर के आए, आपके वेद, ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, सब चीज़ निकल कर के आई। तो वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि उसने आपके सिस्टम को बहुत हद तक रेगुलेट करा। मनुस्मृति वहीं से निकल कर के आई। जब मनु ने वेदास को पढ़ा, भगवान की शब्दों को सुना, समझा, तो ही थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ कोड आउट ऑफ इट। उन्होंने उसका एक कोड बना दिया जिसको बोलते हैं मनुस्मृति, इंडिया का पहला लीगल कोड। मनुस्मृति वॉज नॉट अ लेजिस्लेशन बिकॉज मनु वॉज नॉट अ किंग, इट वॉज नॉट अ प्रेसिडेंट, ही वॉज नॉट अ जज, इट वॉज नॉट कस्टमरी प्रैक्टिस बिकॉज मनु ने एक कोड ड्राफ्ट किया था। बट जब वो कोड निकल करके आया, तो उस कोड ने लोगों को रेगुलेट करा। सो मनुस्मृति became a source of law for those people. But Manu was no one. Neither he was a sovereign, nor he was a judge, nor any custom maker. He was just a philosopher. उनकी philosophy जो थी, उनकी जो views, उनके जो point थे, it took the form of a law because common conscience. तो जो common conscience निकल करके आई, it became customs. तो जब वो एक चीज़ लोगों ने पढ़ी, लोगों को लगा कि हाँ, जो मनु ने बोला है सही बोला है, तो इट बिकेम अ सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ से आपका सोर्स ऑफ लॉ शुरू हो गया। अब आते आते हम आगे बढ़ते हुए चले, तो फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि जो राजा रजवाड़े हैं, इनकी ही बात नहीं मानी जानी चाहिए। अटैक्स हुए, वॉर्स हुए। इंडिया एक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद फिर उसमें मुगल इन्वेजन हुआ, फिर इस्लामिक स्टेट शुरू निकल करके आया, फिर कस्टम्स का आपस में इंटरलिंकिंग हुई, राइट? क्योंकि आप अगर देखोगे, होली जब होती है तो होली पे गाने निकल करके आते हैं, ऐसी होली खिले जनाब अली, सिवैयाँ बनती है। तो सिवई हम जो मीठा हम खाते हैं, आज जो डिशेज़ हम खाते हैं, जो बनाते हैं, वो सब मुगल डिशेज़ निकल करके आई हैं। इट वाज़ नॉट हिंदू डिशेज़। सेम गोज़ फॉर इस्लाम, वहाँ भी हिंदुइज़्म का काफ़ी रिफ्लेक्शन देखने को मिला है इन इंडिया। बाहर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया काफ़ी हद तक चीज़ें सेम निकल करके आना शुरू हुई है, क्योंकि कल्चर्स आपस में मिसमैच हुए हैं। द कल्चर्स गॉट मिसमैच्ड। ठीक है, तो ये कस्टम्स निकल करके आए, इट टुक द फॉर्म ऑफ अ लॉ। अब लॉ हमने क्या कहा था, लॉ है क्या? अगर कल कोई इंसान प्रेसिडेंट बन जाए, सपोज कल एक डेमोक्रेटिक वे पे कोई इलेक्ट हो जाए, वो अनसेंट लॉ बनाकर पास करना शुरू कर दे और लोग उसकी बात ना माने, तो क्या होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेस्ट एग्जाम्पल। क्या होगा? द लॉ विल कोलैप्स, द गवर्नमेंट विल कोलैप्स, एवरीथिंग विल कोलैप्स। व्हाई? बिकॉज लोग आपकी लॉ मान ही नहीं रहे। आप लॉ बना लोगों को रेगुलेट करने के लिए रहे हो, बट जिनके लिए आप लॉ बना रहे हो वही आपका लॉ नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा? दैट इज इट। तो कमांड ऑफ सोवरीन ऑल्सो यू कैन से इज अ फॉर्म ऑफ लॉ, बट सोर्स ऑफ लॉ, बट जो एक्चुअल लॉ निकल करके आया, वो निकल करके आया फ्रॉम द कॉमन विल ऑफ पीपल। ठीक है, अब जो कॉमन विल थी वो कस्टम का फॉर्म लेते हुए निकल करके आई, बट सून इट वॉज रियलाइज्ड कि नहीं, डेमोक्रेसी का सिस्टम इज अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, बिकॉज यहाँ हम आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। सो डेमोक्रेसी, दैट इज़ वाई हम लोगों को डेमोक्रेटिक फॉर्म चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए, हम एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके बैठेंगे। सो वी गॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हमारे पास डेमोक्रेसी भी आ गई। सो जब डेमोक्रेसी हमारे पास निकल करके आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक जुडिशल सिस्टम निकल करके आया, क्योंकि अंग्रेज जब इंडिया पर आए थे, दे ब्रॉट देयर ओन जुडिशल सिस्टम। उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी जो कंपनी के अफेयर्स हैं, हम खुद उनको रेगुलेट करना चाहते हैं। लेट अस हैव आवर ओन जुरिस्डिक्शन एंड ओन जजेस एंड ओन एवरीथिंग। औरंगजेब की कोर्ट ने कहा ठीक है, करो। ऐसे अलग अलग राजाओं ने कहा कि ठीक है, अपना सिस्टम चलाओ, आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट सून जब वो जो आपके ब्रिटिशर्स निकल करके आए थे, दे यूज्ड टू चार्ज अ फी, एंड इस फीस के बदले वो उन चीज़ों के ऊपर जजमेंट पास करा करते थे, उनको इन्फोर्स करा करते थे। तो बाकी लोगों ने भी अपना अपना ग्रीवांस लेकर के जाना शुरू कर दिया फॉर अ स्मॉल पेमेंट। तो वहाँ से एक लीगल सिस्टम डेवलप निकल कर होना शुरू हो गया। जो काम राजा करा करता था, वो काम अब कंपनी करने लग गई। कुछ अलग अलग जजेस बनने लग गए, अलग अलग कोर्ट्स बनने लग गए, अब वो कोर्ट वो काम करने लग गई। अब जब अंग्रेज निकल करके इंडिया पर आए थे, ब्रिटिशर्स निकल करके आए थे, ब्रिटिश फॉलो अ कॉमन लॉ ऑफ सिस्टम। उनके वहाँ पर को, तो जो कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ में क्या है कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है,
आपने देखा होगा जब कुछ जजमेंट्स आपने पढ़े होंगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड की बात निकल करके आती है। हाउस ऑफ लॉर्ड जजमेंट पास कर रही है, प्रीवी काउंसिल जजमेंट पास कर रही है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड जजमेंट पास कर रही है, किंग्स बेंच, क्वींस बेंच, तो यही लोग वही हैं जो लॉ बना रहे हैं। जो मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन पावर का कंसेप्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने इसलिए जो यूके का लॉ है दैट इज अ बिट ऑफ कॉमन लॉ, वहाँ पर को इट इज़ बेस्ड ऑन इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, मॉरल्स, प्रेसिडेंट्स। तो जज ने एक लॉ पास करा, उसको ही आगे लेकर के चलते हुए आते हैं। तो वही सिस्टम इंडिया में आना शुरू हो गया एंड प्रेसिडेंट बिकेम अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, हमने आर्टिकल 13 इन्फोर्स करा। हम लोगों ने बोला कि जो हमारी पार्लियामेंट लॉ लेजिस्लेट करेगी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ लेजिस्लेट करेगी, दे विल बी योर लॉ, दे विल बी लेजिस्लेशंस, प्रोवाइडेड दैट वो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज ना करें। नंबर वन। नंबर टू, जो जजेस ऑर्डर पास करेंगे दे विल हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट उस स्टेट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, एंड सुप्रीम कोर्ट करेगी इंडिया के अंदर, उसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा। तो इट विल बिकम टेक अ शेप ऑफ लॉ। क्योंकि अगर सपोज गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास करा, कोर्ट ने कहा नहीं ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हर जगह के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लॉ स्टक डाउन हो गया, वो लॉ का इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया बिकॉज जज ने इंटरप्रेट अलग तरीके से कर दिया। नाउ इट बिकेम अ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज प्रेसिडेंट्स निकल करके आ गए, राइट। वैसे ही जो कस्टम्स हम फॉलो करते करते आ रहे थे उनको आप खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आप उनको खत्म कर दोगे सिस्टम विल कोलैप्स। शादी होती है, राइट, क्यों? टू रेगुलेट द मैरिज, टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, टू रेगुलेट आपका अडॉप्शन, अडॉप्शन कह रहा हूँ, व्हाट डू यू कॉल इट, टू रेगुलेट, आई फॉरगॉट द वर्ड, इनहेरिटेंस जो आपकी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए वी हैव योर कस्टम्स। ठीक है, तो आपने उन लॉ के अंदर उन कस्टम्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब शादी की जो प्रथा थी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंपल्सरी। अगर आप बात करो, दो हिंदूज हैं, दे विल बी रेगुलेटेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट। अब वो हिंदू मैरिज एक्ट ने उस कस्टम को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखा है। बट वहीं एक हिंदू एक मुस्लिम है, शादी करते हैं, दे कैन जस्ट मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, कोई कस्टम नहीं है। बट क्या वो शादी की जो प्रथा करते हैं, अगर वो सपोज हिंदू मुस्लिम्स हैं तो हल्दी दोनों दोनों के वहाँ हल्दी होती है, और दोनों बाकी जगह जो होती है लेट अस से दे मैरी इन हिंदू फॉर्म ऑफ वे, तो सप्तपदी होगी, 7 फेरे। अगर इस्लामिक वे में शादी हुई तो फिर निकाह पढ़ा जाएगा, राइट। तो उनको तब भी करते हैं। तो कस्टम्स जो है वो फॉलो होते हुए आ रहे हैं, एंड दोज कस्टम्स अगर आप उस शादी को रजिस्ट्रेशन ना भी कराओ तो उसके बाद भी शादी वैलिड है, होती है, बिकॉज कस्टम। अगर जो आपका एक प्रथा चलती हुई आती है कि कैसे एक फैमिली, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली है तो उसका जो सबसे एल्डेस्ट आदमी होगा कर्ता बनेगा, तो वो एक कस्टम है, राइट। उसको लॉ ने, लेजिस्लेशन ने उसको एक लेजिस्लेटिव विजडम के थ्रू आकर के एक लॉ बना दिया है, बट इट वॉज अ कस्टम। तो कुछ कस्टम्स लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ कस्टम्स अभी नहीं हुए हैं। जैसे दया भाग स्कूल की बात करो आप, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, मिताक्षर एंड दया भाग, आप फैमिली लॉ में पढ़ोगे तो साउथ के साइड में शादियां जो होती हैं, कभी कभी कजन्स के बीच में भी शादियां होती हैं, तो उस केस पर इवन अमंग हिंदूज होती है, क्योंकि वहाँ अलाउड है। अब वो कस्टम्स है, अगर हम हिंदू लॉ की बात करें नॉर्थ इंडिया अलाउड नहीं है, तो वो जो कस्टम का डिस्टिंक्शन है तो वो वहाँ अलाउड है, यहाँ अलाउड नहीं है बिकॉज कस्टम्स। तो कस्टम्स भी कहीं ना कहीं इज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग क्या बात करते हैं इंपॉर्टेंट लोगों की। जैसे ऑस्टिन, ऑस्टिन ने जब बात करी सोर्स ऑफ लॉ की, ऑस्टिन ने बोला कि ऑस्टिन क्या बात करते हैं, कमांड ऑफ सोवरीन। तो ऑस्टिन ने कहा कि कमांड ऑफ सोवरीन तो है, बट सिर्फ कमांड ऑफ सोवरीन ही नहीं जो लॉ का सोर्स है। ही बिलीव दैट दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज इट इज द कमांड ऑफ सोवरीन, उसके अलावा लॉ नहीं है। बट अगर बात करी जाए कि उस लॉ को कंप्लीटली रेगुलेट करा जाए तो कहाँ से निकल करके आ रहा है, तो कुछ केसेस से निकल करके आ रहा है, कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज आपके बाइबल है, कुरान है, गीता है, वहाँ से निकल करके आ रहे हैं। बट आ कब रहे हैं, जब सोवरीन बोल रहा है। ऑस्टिन ने कहा कि लॉ को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 इज डायरेक्ट अथॉरिटी, कि डायरेक्टली किसी अथॉरिटी से लॉ निकल करके आ रहा है, यू हैव टू फॉलो इट, दैट इज डायरेक्ट अथॉरिटी, कमांड ऑफ सोवरीन। सेकंड, इट माइट बी फ्रॉम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, व्यूज ऑफ फिलोसफर्स, एरिस्टोटल ने क्या बोला, मनु ने क्या बोला, कस्टम्स क्या चलते हुए निकल करके आ रहे हैं, कॉजेस। ठीक है, तो बेसिकली कॉजेस क्या है कि कुछ हुआ, चोरी हुई, पनिशमेंट दी, पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट दी गई, तो कॉज वहाँ से निकल करके आ रहा है।
तो ऑस्टिन ने इनको यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे ही सेलमन ने बात करी कि जो सेलमन के हिसाब से जो लॉ की क्लासिफिकेशन है, इट इज अबाउट authoritative, historical, and he talked about authoritative, historical and unauthoritative, तीन चीज़ों की बात करी थी सैलमन ने। तो सैलमन का कहना है कि जो लॉ है इट कम्स फ्रॉम अथॉरिटी, सेम एस ऑस्टिन की अथॉरिटी से निकल करके आता है। इट माइट बी हिस्टोरिकल, जो आपका कस्टम फॉलो हो रहे हैं वो भी लॉ का पार्ट है, एंड अनअथॉरिटेटिव, अगर हम आपस में ही जो लोग हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को लॉ मानना शुरू कर दे, कन्वेंशन बना दें कि हम ऐसा करेंगे, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉ आफ्टर सम टाइम। कोई अगर जगह पर कुछ होता है तो उसको आप कन्वेंशन को भी आप लॉ मानते हो। दैट वाज सैलमन्स व्यू। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे पे, तो लॉ के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। वो आपके हाथ पर है कि आप किस सोर्स को कैसे फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको हिस्ट्री ट्रेस आउट कर रहे हो, आप सोर्स बना नहीं रहे हो, आप एक ट्रेस आउट कर रहे हो कि लॉ कहाँ से निकल करके आया। जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कैसे पार्लियामेंट है, लाइक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूँ। अगर हम बोलते हैं आज जो इंडियन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो लॉ है, राइट, इस बात से आप अग्री करोगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप बोलो कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ से आएगी लॉ बनाने की, यू विल से कॉन्स्टिट्यूशन से निकल करके आई। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, उसने पावर वहाँ दी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन पड़ा, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया। उसको पावर कहाँ से मिली, यू गो बैक टू फिर जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वगैरह थे, वहाँ से आप कुछ चीज़ निकाल करके लेकर के आए। कुछ गवर्नमेंट क्वीन के ऑर्डर्स थे, वहाँ चले जाओगे, वो ऑर्डर की पावर कहाँ से निकल करके आई, यू कैन ट्रेस इट बैक टू अ लॉन्ग बैक। तो वो सब सोर्स ऑफ लॉ का पार्ट बन सकता है। इट इज़ नॉट, इट इज़ एग्जॉस्टिव लिस्ट, इस पर आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूसिव लिस्ट है, क्योंकि लॉ का सोर्स बहुत कुछ हो सकता है। बट मॉडर्न कंटेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, देयर आर ओनली 3 सोर्सेज ऑफ लॉ, विच इज प्रेसिडेंट्स, कस्टम्स एंड लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो अगली वीडियो पर हम बात करेंगे कस्टम्स की इन डिटेल। कस्टम्स क्या होते हैं, कहाँ से निकल कर क्या है, कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम्स कब वैलिड होते हैं, कब इनवैलिड होते हैं, हम कस्टम्स को डिटेल पर समझेंगे कल की अगली वीडियो पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेजिस्लेशंस की, कि लेजिस्लेशन होते क्या है, कौन बनाता है, बिल कैसे पास होते हैं, कैसे लॉ बनता है। आपने पढ़ा भी होगा जब आप क्लैट का एग्जाम दे रहे थे, या जब आप लॉ की फील्ड में एंटर कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा। तो हम बात करेंगे इन कस्टम्स की, इन लेजिस्लेशंस की, एंड प्रेसिडेंट्स की, कि प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटर डिक्टा, इशू डिसिडेंडी क्या होती है, ठीक है। इन चीज़ों को हम समझेंगे इन डिटेल। तो फिलहाल व्हेन यू हैव टू राइट आंसर्स, जो आपका हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की, देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट, दो देयर कैन बी मेनी। अगर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ लॉ की मेरे डेफिनेशन पर, तो इट कुड बी कस्टम्स, लेजिस्लेशंस, प्रेसिडेंट्स, व्यूज ऑफ फिलोसोफर्स, हिस्टोरिकल सोर्सेज, रिलीजियस टेक्स्ट्स, कन्वेंशंस, अग्रीमेंट बिटवीन पीपल। इट माइट बी अ सोर्स ऑफ लॉ, भले हम डेमोक्रेसी पर रह रहे हैं। सी एट द एंड ऑफ द डे, अगर पूरा देश के लोग बोलना शुरू करें कि हम लोग इस चीज़ को मानेंगे, हम इसको लॉ मान लेंगे, गवर्नमेंट ने लॉ पास नहीं कर रखा है, गवर्नमेंट पास करने के मूड में नहीं है, बट लोगों ने कहा हम इसको मानेंगे, हम गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर लेगी, वो लॉ को इनवैलिड कर ले, डिक्लेयर कर दे, बट लोग मान ही इस बात को रहे हैं, तो क्या क्या हो जाएगा। तो अग्रीमेंट बिटवीन पीपल माइट बी सोर्स ऑफ लॉ, दो इट वुड अमाउंट टू क्राइम, बिकॉज आप स्टेट के अगेंस्ट जाकर बात कर रहे हो, इट विल बिकम सेडिशन एंड वो सब चीज़ें, बट वहाँ हम नहीं अभी जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो लॉ का सोर्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर ही बंद नहीं है। सोर्स ऑफ लॉ इज नॉट जस्ट कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, इट माइट गो बैक टू views of philosophers, thinkers, customs, precedents, legislations, orders of king, commands, your Manusmriti, your मोजेस की जो बातें थी, बाइबल, कुरान, गीता, I'm sorry, they can be multiple sources of law. But in the modern context, for our understanding, for our ease, आज हम जो फॉलो करते हैं, there are 3 sources of law, which is customs, legislations and precedents. तो अगली वीडियो पर हम इन तीनों को अगली कुछ वीडियो पर हम तीनों को अलग अलग करके समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर देम, एंड जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन नहीं बन पाया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सेशन इंटरेक्टिव नहीं आ पाया होता ना, जो मैं चाह रहा था करना, बट ठीक है, हम कस्टम्स को समझेंगे इन डिटेल। तो सोर्सेज ऑफ लॉ 3 है, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशंस, इस बात को ध्यान में रखना।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी एट इंस्टाग्राम @the_vibhor_tiwari, THEVIBHOR TWARI। ठीक है, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।